आज की इस वीडियो में हम एनआरआईज के इंडिया अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। कहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे उनके पास अच्छे ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इंडियंस के दिमाग में सिर्फ रियल एस्टेट आएगी, एफडीज आएंगी। इंडियन रियल एस्टेट में टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% एनआरआईज ही करते हैं। अराउंड 20% एनआरआईज अपनी वेल्थ को एफडीज में रखना प्रेफर करते हैं। जिनको नहीं पता, रेंटल इनकम का मतलब होता है प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू का वो परसेंटेज जो एक साल में बंदे को रेंट के तौर पे मिलता है। एफडी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सेफेस्ट लो रिस्क फाइनेंशियल एसेट फॉर एनआरआईज। इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी टाइम भी फिजिकल गोल्ड होने से एक सिक्योरिटी मिलती थी हमको अक्सर लगता है ना कि एफडी और रियल एस्टेट रिस्की नहीं है, तो हम इसलिए इनकी तरफ भागते हैं। लेकिन कई बार नॉट टेकिंग अ रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। $14 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं एनआरआईज ने इंडियन रियल एस्टेट के अंदर। और अभी की बात करें तो इंडियन रियल एस्टेट में टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% एनआरआईज ही करते हैं। भले ही वो फॉरेन में रहते हो, भले ही वो कभी इंडिया वापस ना आए, लेकिन इंडिया में उनकी प्रॉपर्टी जरूर होती है। नाउ मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आप समझ पाओ कि एनआरआईज रियली में इंडियन रियल एस्टेट के अंदर ओवर इन्वेस्ट करते हैं। दे आर ऑब्सेस्ड विद प्रॉपर्टीज। जबकि अगर हम रियल एस्टेट की रियलिटी को देखें तो वो कुछ हो रही है। उसको जितना हाइप किया जाता है उतना वो एनआरआईज के लिए एक अच्छा ऑप्शन है नहीं। अब्रोड जाकर आप चाहे कितनी अच्छी इनकम कर लो, लेकिन अगर आपने उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इंडियंस के दिमाग में सिर्फ रियल एस्टेट आएगी, एफडीज आएंगी एंड दैट्स इट, जो कि बेयरली इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। और कई बार तो वो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने इनकम को मल्टीपल ऑप्शंस में डाइवर्सिफाई करना, ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकें, आपकी वेल्थ अच्छे से ग्रो एंड सिक्योर हो सके। इसलिए आज की इस वीडियो में हम एनआरआईज के ये अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। कहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे उनके पास अच्छे ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। और नीचे आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर स्पेसिफिक पार्ट्स को देख सकते हो। फर्स्ट इज योर रियल एस्टेट। लास्ट वीडियो में मैंने इस बारे में बात की थी कि कई सारे एनआरआईज ओवर इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, इंडिया में 65% वर्किंग इंडिविजुअल्स जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वो रियल एस्टेट को ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। बट नंबर्स को देखें तो रियल एस्टेट में उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। इंडिया में रेंटल यील्ड 3 to 6% के बीच में होती है, बट नॉर्मली जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उनमें अराउंड वो 3% ही मिलती है, विच कांट इवन बीट द इन्फ्लेशन। जिनको नहीं पता, रेंटल इनकम का मतलब होता है प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू का वो परसेंटेज जो एक साल में बंदे को रेंट के तौर पे मिलता है। सो कंपेयर टू यूएसए एंड अदर कंट्रीज ये काफी कम है। इसलिए लोगों में रियल एस्टेट से रिटर्न की उम्मीद सिर्फ ये होती है कि अभी इतने में लिया है, कल को प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा तब बेच देंगे। इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। लेकिन ये पूरी तरह से लोकेशन पर डिपेंड करता है। आपकी प्रॉपर्टी किस बिजी लोकेशन पर है, प्राइम लोकेशन पर है। अगर वहां पर नहीं है तो भूल जाओ, सारा खेल लोकेशन का है और टाइमिंग का है। मैंने काफी रेडिट की पोस्ट पढ़ी है जहां पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और काफी लोगों ने ये मेंशन किया है कि उनके प्रॉपर्टीज के प्राइसेस 3x तक ही हुए हैं। और इन द केस जब उन्होंने अच्छी लोकेशन चूज कर रखी थी, तो बेसिकली दे गोट लकी, दैट्स वाई उनका प्राइस इतना 3x तक बढ़ा। अब मान लो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा मिल भी जाता है, आपने अच्छी जगह प्रॉपर्टी ली और उसका प्राइस बढ़ गया, लेकिन अब एक अच्छा बायर ढूंढने में आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और सिंस आप एक एनआरआई हो, इसलिए ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है। लिक्विडिटी का इशू रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा इशू है। आप स्टॉक्स को कुछ ही टाइम में सेल करके कैश ले सकते हो, आप एफडी को तोड़ के 2-4 दिनों के अंदर पैसे इकट्ठे कर सकते हो, बट रियल एस्टेट के केस में ऐसा नहीं होता। इन केस अगर आपको अच्छा बायर मिल भी गया और आपने उस पर अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, तो वहां पर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली आपका प्रॉपर्टी और स्टॉक्स एंड गोल्ड्स को जब आप बेचते हो, उस पर जो आपको प्रॉफिट मिलता है उस पर लगता है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी 12 मंथ से ज्यादा टाइम से होल्ड कर रखी है, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 20% विदाउट इंडेक्सेशन एंड 12.5% विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन इज बेसिकली एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स एज पर इन्फ्लेशन। इस पर फिर सेल के टाइम 1% टीडीएस भी लगता है। तो भाई कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट मत करो। इस पर डिटेल में जानना है तो सीए अभिनव गुलेचा जी का मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था, इसको पढ़ देना। कुछ कंडीशंस में रियल एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप श्योर हो कि कुछ टाइम बाद आप अब्रोड काम करने के बाद इंडिया वापस आओगे और आकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रिटायर हो जाओगे। देन यू कैन बाय होम एंड अपार्टमेंट ओवर हियर, क्योंकि फिर वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी, वहां पर आपको फ्यूचर में आकर रहना है, तो फिर वो आपका एक रेजिडेंस बनेगा। सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू। फिर आपको फ्यूचर रिटर्न से मतलब नहीं रहेगा इतना। या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स को प्रॉपर सोसाइटी के बढ़िया घर में शिफ्ट करना चाहते हो, देन आप ले सकते हो। इससे आप जब इंडिया विजिट करोगे तो आप उस घर में जाकर अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हो। तब आपके लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। सो कंफर्ट और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से और रहने के पर्पज से ठीक है, बट सोलली फॉर इन्वेस्टमेंट ये इतना अच्छा ऑप्शंस नहीं है। गल्फ कंट्री में रहने वाले एनआरआईज की बात करें तो 8,300 एनआरआईज ने रियल एस्टेट में अपनी होल्डिंग्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है। और वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडियन स्टॉक मार्केट में और इक्विटीज में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात, एनआरआई जो होते हैं ना, वो कई बार इंडियन रियल एस्टेट की कम नॉलेज रखते हैं।
इन्फ्लेटेड प्राइस में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। लाइक आई जस्ट रीड अ कमेंट ऑन रेडिट, उसने क्या बताया कि एक बंदा 90 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने वाला था, जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए सेटल होने वाला था, लेकिन बिल्डर ने 1 करोड़ की डिमांड रखी हुई थी। तभी एक एनआरआई ने उस बिल्डर से 1 करोड़ रुपए देकर वो प्रॉपर्टी को खरीद लिया। मजे की बात यह है कि वो एनआरआई उस फ्लैट में कभी रहने वाला भी नहीं है, बस एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसने खरीद लिया। इसलिए कई बार बिल्डर्स अपनी प्रॉपर्टीज सेल करने के लिए एनआरआईज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी वेल्थ है, मोटा पैसा है, और एनआरआईज बिना ज्यादा क्वेश्चनिंग के, बिना बार्गेनिंग के इन्फ्लेशन प्राइसेस पे भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। इसलिए बिल्डर्स की फेवरेट चॉइस होती है एनआरआईज। तो समझो इस चीज को, फॉरेन कंट्रीज में जो देसी लोग अपनी शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स पर होते हैं ना, उनके बाहर ऐसे ही इंडियन रियल एस्टेट की एडवर्टीजमेंट लगी होती है। सो बिल्डर्स के लिए ना ये ड्रीम क्लाइंट्स होते हैं, ऐसे समझ लो। सो इस पर मैं काफी बोल सकता हूँ, काफी कुछ बताने को भी है, लेकिन अभी हम दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे बात करते हैं, विच इज योर एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। अराउंड 20% एनआरआईज अपनी वेल्थ को एफडीज में रखना प्रेफर करते हैं। एफडीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सेफेस्ट लो रिस्क फाइनेंशियल एसेट फॉर एनआरआईज, और इसीलिए अपनी वेल्थ का एक अच्छा पार्ट एफडी में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, एंड इट्स अ गुड ऑप्शन एज वेल। स्पेशली एनआरआईज के लिए यहाँ पर एक और एडवांटेज है, जैसे कि मैं अपनी ओल्ड वीडियोस में बता चुका हूँ कि एनआरआई 3 तरह के अकाउंट्स यहाँ पर खोल सकता है, एनआरई, एनआरओ एंड एफसीएनआर। इसमें एनआरई एंड एफसीएनआर अकाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं, और इनकी सेविंग्स पर इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। एफसीएनआर अकाउंट के थ्रू आप फॉरेन करेंसी में एफडी कर सकते हो, और इंटरेस्ट भी आपको उसी में मिलेगा। दिस इज द सेफेस्ट वे टू सिक्योर योर रूपी डेप्रिसिएशन अगेंस्ट योर होम करेंसी। लेकिन अगर आप इन अकाउंट्स में एक एफडी लेते हो तो वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है, उनसे मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। एनआरओ अकाउंट में आपकी इंडिया बेस्ड इनकम डिपॉजिट होती है, इसलिए इसमें टैक्स लगता है। अगर आप इस अकाउंट में एफडी करवाते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा आपको 30%, जो कि एज अ टीडीएस की फॉर्म में आपको देना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द सरचार्ज एंड सेस 31.2% टोटल। ऑल्दो अगर आपने वहीं पर डीटीए भी साइन कर रखा होगा, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो आपको टीडीएस के सिनेरियो में 15% टैक्स कम हो जाता है। नाउ एफडी के जो रिटर्न होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के टाइम पर फिक्स होते हैं। नॉर्मली एनआरआईज अकाउंट पर 6 to 7.5% तक का रिटर्न मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द बैंक एंड टाइम पीरियड। इंडिया में तो इन्फ्लेशन रेट 3 to 4% है, तो एफडी से बहुत मैसिव रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ये आपकी वेल्थ को प्रिजर्व करने में काम आएगा। प्लस एफडीज में रियल एस्टेट के मुकाबले काफी अच्छी लिक्विडिटी रहती है, थोड़ी बहुत पेनल्टी देकर आप उसे मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर सकते हो। और आज के टाइम में तो एफडी लेने का प्रोसेस भी काफी सिंपल और हैसल फ्री हो चुका है। तो मान लो कि अगर आप 2 करोड़ की एफडी लेते हो, which is not a big amount considering properties की high value in big cities, और उस पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो ये हो जाएगा साल का ₹14 लाख बैठे बैठे। अब अगर इन्फ्लेशन वगैरह सब जोड़ लो तब भी काफी डिसेंट अमाउंट बच जाएगी उन लोगों के लिए जिनको रिस्क लेना ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन वो एनआरआईज जिनके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ा सा वो रिस्क लेकर बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए आते हैं इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स। जैसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि गल्फ कंट्रीज में एनआरआईज रियल एस्टेट को डंप कर रहे हैं, लेकिन फिर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को चैनल किधर करेंगे? ये बाय करेंगे इंडियन इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स। स्टडी भी यही कह रही है कि उनके 73% रिस्पोंडेंट्स ने इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी है, और करना भी चाहिए, बिकॉज इनमें आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर निफ्टी 50 ने 12.6% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है, जो कि यूके के FTSE से 4.7% मिला है, टोक्यो के निकी से मिला है 10%, और यूएसए के डाउ जोन्स से मिला है 10.7%। इन तीनों से ही हमारा निफ्टी 50 बेटर है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10 to 12% के रिटर्न्स कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स को देखें तो कुछ टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स ने 18 से 21% तक के रिटर्न्स भी दिए हैं भाई। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफी कम होते हैं, बट स्टेबल ज्यादा होते हैं, इनमें रिस्क काफी कम होता है। तो भले ही आपका पैसा इतनी तेजी से ना बढ़े, बट आपका पैसा यहाँ पर रिस्क फ्री रहेगा। अब ये टेबल देखो, एनआरआईज ने अपनी वेल्थ कहाँ इन्वेस्ट कर रखी है, उसका डाटा है ये, और इसमें आप देखोगे कि लगभग सभी कंट्रीज में रहने वाले एनआरआईज स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा कंबाइंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा काफी सारे एनआरआईज माइक्रो वीसी एंड प्री आईपीओ में भी अपना पैसा डालते हैं, जिससे उनको हाई रिटर्न्स मिल सके अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। काफी टाइम पहले मैंने एक एनआरआई का इंटरव्यू देखा, जिसके पास अपने 1.5 मिलियन यूएसडी डॉलर्स का पोर्टफोलियो पड़ा हुआ था। यानी समझ रहे हो 55% उन्होंने सिर्फ इक्विटीज में डाल रखा था, बाकी का पोर्टफोलियो उन्होंने गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडी, फॉरेन करेंसी, ईपीएफ वगैरह में डाइवर्सिफाई किया हुआ था। लेकिन ही ऑल्सो सेड दैट कि जब तक आप मैरिड नहीं हो, आपके पास मोर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, तब तक आप इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट वेन एवर यू गोट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी फैमिली बिल्ड होती है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, आप स्टेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ते हो, तो वहां पर फिर आप गोल्ड में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिर भी यार गोल्ड तो हमेशा से बेस्ट ऑप्शन रहा ही है इन्वेस्टमेंट के लिए। इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी के टाइम भी फिजिकल गोल्ड होने से एक सिक्योरिटी मिलती थी हमको। बाकी अगर फिजिकल गोल्ड खरीदने की बात करें तो वो एक हैसल फ्री है, बट आपको उसकी बजाय
गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड के पिछले 10 सालों का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 13.6%। 2016 में 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू थी 28,623 रुपए, जो कि आज के टाइम में 1 लाख से भी ऊपर हो चुकी है। हमको अक्सर लगता है ना कि FD और रियल एस्टेट रिस्की नहीं है, तो हम इसलिए इनकी तरफ भागते हैं, लेकिन कई बार नॉट टेकिंग अ रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। इसलिए एनआरआई के लिए सबसे प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ये है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, उसका एक बड़ा पोर्शन इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करो, और बाकी FD, रियल एस्टेट, फॉरेन करेंसी, गोल्ड में भी डाइवर्सिफाई करते रहो भाई, ताकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम आपके पास एक सिक्योरिटी बनी रहे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, इक्विटीज़ के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर। कितनी हम मिस्टेक्स करते हैं एनआरआईज की, हम रियल एस्टेट को बाय कर लेते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको स्मार्ट एनआरआई बनना है ना, मैं तो खुद रिसर्च करता हूँ, मैं खुद बैठता हूँ टेबल के ऊपर, रिसर्च लेता हूँ, डॉक्यूमेंट पेपर लेता हूँ, कभी मैं आपको शो करूँगा। आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि यार मैं रिसर्च करके लेकर आऊँ ऐसी चीज़ें जो आज तक मार्केट में नहीं है। अगर आपको स्मार्ट एनआरआई बनना है ना, तो आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें और आती हैं, बट मैं उनके ऊपर आज नहीं जाऊँगा। इस वीडियो को काफ़ी लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मुझे कमेंट डाउन कर देना कि आपको और क्या क्या वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तब तक जय हिंद।